टीम आर के सीरीज। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। फैंग सतह पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दिल में उसने ग्रेट हार्मनी देश के इन कमीने लोगों को मौत की सजा सुना दी थी। अभी अभी उसने टॉर्टोइस फील्ड के शरीर में एक आध्यात्मिक निशान बना दिया था। चाहे वह कहीं भी जाए, वह चू फैंग के चंगुल से बच नहीं सकता था। जब तक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा साधना उससे अधिक न हो, वह इससे छुटकारा पाने की सोच भी नहीं सकता था। इस समय पूरे विश्व में एक भी डी ग्रेड साधक नहीं था। उसने इसे मौके पर करना नहीं चाहा क्योंकि वह कप्तान वेई और उनकी टीम को फंसाना नहीं चाहता था। मेरा हाथ, मूर्ख, कोई इसे मार डालो। टॉर्टोइस फील्ड इतने दर्द में था कि वह आत्महत्या करना चाहता था। उसने दांत पीसकर आदेश दिया। तुरंत ग्रेट हार्मनी देश के 10 से अधिक सैनिकों ने चू फैंग को घेर लिया। उनकी बंदूकों के काले मुंह चू फैंग के सिर पर सटे हुए थे। चू फैंग ने ठंडी हंसी हंसी। उसे भरोसा था कि वह इन बौनों के गोली चलाने से पहले चकमा दे सकता था और इसके बजाय सभी को मार डाल सकता था। देखें कौन हिम्मत करता है। अचानक कप्तान वेई ने गुस्से में दहाड़ा, लोगों, इन्हें घेर लो। चारों ओर हंगामा मच गया। उनकी आंखों में हत्या की मंशा थी। क्लिक क्लिक, यह एक साथ गोलियां लोड होने की आवाज़ थी। वेई टीम ने अपनी बंदूकें सीधे टॉर्टोइस फील्ड के सिर पर तान दीं। ये देखकर टॉर्टोइस फील्ड वास्तव में घबरा गया, लेकिन उस समय उसकी जान कब की चली गई होती। ये तो छोड़ ही दो कि उसके पास कम लोग थे। भले ही उसके पास दोगुने लोग होते, वह क्या करता। कप्तान वेई, क्या क्या कर रहे हैं आप? हम बातचीत कर सकते हैं। कप्तान वेई की आंखों में हत्या की मंशा चमकी। मेरी सहनशीलता की सीमा को चुनौती मत दो। हाँ, कप्तान वेई ज़रूर मजाक कर रहे हैं। मैं तो बस अपने छोटे भाइयों के साथ मजाक कर रहा था। लोग, अपनी बंदूकें नीचे करो। ये कहकर टॉर्टोइस फील्ड ने कप्तान वेई की ओर सूखी मुस्कान के साथ देखा। टॉर्टोइस फील्ड के झुकने के साथ ये तमाशा भी खत्म हो गया। अगर यह आखिरी उपाय न होता तो कप्तान वेई इन लोगों को मारकर अपने लिए मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। जब चू फैंग जा रहा था, उसने टॉर्टोइस फील्ड की ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली। उसके पास करने के लिए और महत्वपूर्ण काम थे। एक बार जब वह निगलन रक्तरेखा प्राप्त कर लेगा, वह कप्तान कछुए को स्वर्ग को बलिदान के रूप में चढ़ा देगा। चू फैंग के चेहरे पर शांत भाव देखकर ललिता शर्मा ने अपने होंठ सिकोड़े। इस लड़के का अहंकार बहुत बड़ा है। भले ही वह टीम में रहता, कप्तान वेई, आप फिर भी उसकी रक्षा कर सकते थे ना? कप्तान वेई ने भौहें चढ़ाईं और अचानक विषय बदल दिया। मुझे लगता है वह साधारण नहीं है। इस पल कप्तान वेई को भी मार्शल आर्ट्स परिवारों और छिपी हुई संप्रदायों का ख्याल आया। क्या चू फैंग उन जगहों से आया हो सकता है? सिर हिलाकर उसने इन विचारों को दिमाग से निकाल दिया और खुद को संभाला। अभियान मिशन को जारी रखें। वह लगातार ग्रेट हार्मनी देश की अभियान टीम से जवाबी हमले के प्रति सतर्क रहा। इस प्रकरण के बाद दोनों टीमों के बीच की रंजिश और गहरी हो गई थी। दूसरी ओर चू फैंग ने जाने के बाद अपनी गति को और दबाया नहीं। वह बिजली की गति से यात्रा करने लगा। आधा दिन और बीत गया। चू फैंग ने सिर उठाया और आकाश की ओर पहुंचने वाले विशाल स्तंभ को देखा। यह इतना बादलों में गहरा था कि इसका पूरा स्वरूप दिखाई नहीं देता था। वह आकाश सनाद राक्षस पर्वत पर पहुंच गया था। बेशक ये केवल आकाश सनाद राक्षस पर्वत का बाहरी हिस्सा था। दिशा ठीक करने के बाद चू फैंग सावधानी से आगे बढ़ने लगा। यहाँ सी ग्रेड राक्षसी प्राणी अक्सर दिखाई देते थे। यहाँ तक कि बी ग्रेड या यहाँ तक कि भयावह ए ग्रेड राक्षसी प्राणियों से भी टकराव हो सकता था। इसके अलावा पर्यावरण स्वयं में खतरनाक था। चू फैंग जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। वह एक कालजल दलदल से गुजरा। चू फैंग ने अपनी सांस रोकी और अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाया। अगर उसे सही याद था तो कालजल दलदल में काले धारीदार अजगरों की एक जनजाति रहती थी। उनमें से कोई भी सी ग्रेड की ताकत वाला होता था। उनमें से सबसे अच्छे में तो बी ग्रेड की ताकत भी होती थी। अगर चू फैंग का अब उनसे सामना हो जाता तो क्या वह बच पाता, ये वास्तव में एक सवाल था। वह बिना किसी घटना के कालजल दलदल के आधे रास्ते को सुरक्षित पार कर चुका था। ज्यादा दूर नहीं, चू फैंग एक काले धारीदार अजगर को सोते हुए देख सकता था। जैसे ही वह गति बढ़ाकर जल्दी से पार करने वाला था, अचानक चू फैंग को अपनी खोपड़ी में एक झंझनाहट महसूस हुई। पिछले जीवन में अनगिनत जीवन मृत्यु अनुभवों ने उसे बताया, खतरा। सोचने का समय नहीं था। उसका शरीर सहज रूप से ताकत लगाकर एक तरफ बड़ा कदम उठा। अगले ही सेकंड चू फैंग ने एक हरे सांप को, जो टिड्डे के आकार का था, उसके बालों को काटते हुए देखा। जाहिर तौर पर अगर वह एक सेकंड देर करता तो चू फैंग के सिर में एक छेद हो गया होता। हरित धागा विषैला सांप। यह एक भयावह सांप था जो काले धारीदार अजगरों से कम नहीं था। छोटे आकार का और अत्यंत तेज, ये छिपने और छिपकर हमला करने में माहिर था। इंसानों के लिए ये काले धारीदार अजगरों से भी ज्यादा भयावह थे। हालांकि उसके सामने का हरित धागा विषैला सांप केवल सी ग्रेड स्तर का था, चू फैंग जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका।
इसके अलावा पहले हरित धागा विषैला सांप से बचने के दौरान चू फैंग की गतिविधियां बहुत बड़ी थीं और उसने कालजल दलदल में काले धारीदार अजगर को सीधे जगा दिया था। चू फैंग ने अपने शरीर को तनाव में महसूस किया। उसके चारों ओर 10 से अधिक काले धारीदार अजगर अपनी घंटी के आकार की आंखों से उसे घूर रहे थे और फुफकार रहे थे। हद है, मैं पूरी जान लगा दूंगा। चू फैंग ने हिचकिचाहट नहीं की। उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा फट पड़ी। वह तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। आगे एक सी ग्रेड काला धारीदार अजगर उसकी ओर बढ़ रहा था। मर जा। चू फैंग ने अपनी हथेलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। एक हल्की रोशनी की परत उभरी। उसके हाथ चील के पंजों में बदल गए थे। फट। चू फैंग ने काले धारीदार अजगर को एक जंगली की तरह फाड़ दिया। सांप को मारने के लिए उसकी कमजोर जगह पर सीधे प्रहार करना पड़ता था। चू फैंग काले धारीदार अजगर की कमजोरी जानता था। एक ही ग्रेड के जानवर को तुरंत मारना मुश्किल नहीं था। हालांकि चू फैंग वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह पहले ही महसूस कर चुका था। उसके पीछे अवर्णनीय भयावह आंखें उस पर टिकी थीं। ये निश्चित रूप से काले धारीदार अजगर जनजाति का एक विशेषज्ञ था, जो कम से कम बी ग्रेड काला धारीदार अजगर था। अगर यह उसे पकड़ लेता, साथ ही आसपास के बढ़ते काले धारीदार अजगरों के साथ, चू फैंग को यकीन नहीं था कि वह बच पाएगा। बी ग्रेड की ऊर्जा तीव्रता सी ग्रेड की 10 गुना थी। इसके अलावा इन जानवरों का शारीरिक गठन मूल रूप से इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत था। इस पल चू फैंग केवल भाग सकता था। गति के मामले में काले धारीदार अजगर तेज नहीं थे। ये देखकर कि चू फैंग कालजल दलदल से बाहर निकलने वाला था, एक पतली हरी रेखा बगल से पकड़ने के लिए आती दिखी। इसके दोनों तरफ के जहरीले दांत बर्फीले चमक के साथ चमक रहे थे। ये फिर से वही हरित धागा विषैला सांप था। चू फैंग ने गुस्से में दांत पीसे। अगर यह हरित धागा विषैला सांप न होता तो चू फैंग इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। उसने हरित धागा विषैले सांप को, जो बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था, गौर से देखा। तू भी मर। चू फैंग के विस्फोटक प्रकोप के बाद उसके चारों ओर अचानक जल जैसी हल्की लहरें उभरने लगीं। जब हरित धागा विषैला सांप इन लहरों में घुसा तो ऐसा लगा जैसे उसे एक अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया हो। इसकी गति तेजी से गिर गई। हरित धागा विषैला सांप ने छटपटाया और फुफकारा, लेकिन वह चाहकर भी मुक्त नहीं हो सका। मौके का फायदा उठाकर चू फैंग ने हरित धागा विषैले सांप को दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से खींच लिया। फट। हरित धागा विषैला सांप तुरंत टूट गया। हरी खून कालजल दलदल में बिखर गया। इस कष्टप्रद सांप को मारने के बाद चू फैंग वहां रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह कालजल दलदल से बाहर निकला और कई किलोमीटर तक पागलों की तरह दौड़ता रहा, फिर रुका। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, उसने एक लंबी सांस छोड़ी। हाय, करीब करीब बच गया। सौभाग्य से मैं जल तत्व क्षेत्र का उपयोग कर सका। जल तत्व क्षेत्र ये चू फैंग की पिछले जीवन में एक विशिष्ट हत्या की चाल थी। 10 स्वर्ण रैंकिंग सूचियों में एक थी क्षेत्र स्वर्ण सूची, जो आध्यात्मिक ऊर्जा, रक्तरेखा और पालतू पशु स्वर्ण सूचियों से अलग थी। बाकी 7 स्वर्ण रैंकिंग सूचियों की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं। क्षेत्र स्वर्ण सूची एक मार्शल कलाकार की समझ की परीक्षा लेती थी। 99 प्रकार के क्षेत्र थे। इनमें से किसी एक को पूरी तरह समझ लेने पर कोई सूची में शामिल हो सकता था। जल तत्व क्षेत्र उनमें से एक था। इसका मुख्य कार्य मार्शल कलाकारों की सहायता करना था। जल तत्व क्षेत्र में युद्ध करने पर प्रतिद्वंद्वी को पानी की सर्वव्यापी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता था। नरमी से ताकत पर काबू पाया जाता था। प्रतिद्वंद्वी की मूल गति जितनी तेज होती, प्रतिरोध उतना ही अधिक होता। ये प्रतिद्वंद्वी की गति को बहुत हद तक दबा सकता था और यह एक अत्यंत शक्तिशाली सहायक क्षेत्र था। दुर्भाग्य से क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्षेत्र स्वर्ण सूची से मान्यता की आवश्यकता थी। केवल पिछले जीवन से प्राप्त समझ पर निर्भर रहने पर चू फैंग की शक्ति 10% से भी कम थी। यह उल्लेखनीय है कि पिछले जीवन में शुरू से अंत तक कोई भी क्षेत्र स्वर्ण सूची में शामिल नहीं हो सका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूची में शामिल होने की आवश्यकता थी कि एक क्षेत्र को पूर्णता के स्तर तक समझ लिया जाए। कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। ज्यादा से ज्यादा कोई केवल चू फैंग की तरह एक क्षेत्र को प्रमुख उपलब्धि स्तर तक समझ सकता था। विभिन्न स्तर थे: प्रारंभिक स्तर, छोटी उपलब्धि स्तर, प्रमुख उपलब्धि स्तर और पूर्णता स्तर। अंतिम चरण स्वर पर चढ़ने जितना मुश्किल था। इसलिए क्षेत्र स्वर्ण सूची पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार क्या था, कोई नहीं जानता था, लेकिन इसने लोगों को इसकी शक्ति की कल्पना करने से नहीं रोका। इस जीवन में चू फैंग के पास पिछले जीवन का संचित अनुभव था, इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि वह अंतिम रुकावट को तोड़ सकता है। इस मामले को अभी के लिए अलग रखते हुए चू फैंग ने अपने दिमाग में गूंज रही अधिसूचना ध्वनियों पर ध्यान देना शुरू किया। सी ग्रेड काले धारीदार अजगर की सामान्य हत्या 70 अंक प्रदान किए गए। सी ग्रेड हरित धागा विषैला सांप की सामान्य हत्या 100 अंक प्रदान किए गए। सी ग्रेड जानवर के लिए अंक 10 से 100 के बीच थे।
ये स्पष्ट था कि जिन दो का उसने अभी सामना किया था वे सर्वश्रेष्ठ थे, खासकर हरित धागा विषैला सांप, जिसे सी ग्रेड का शीर्ष स्तर कहा जा सकता था। चू फैंग ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए थोड़ा आराम किया, फिर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। आगे अभी भी कई खतरे थे। चू फैंग को रक्तताल तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 या 4 और खतरे वाले क्षेत्रों से गुजरना था, और उससे पहले उसे कुछ तैयारियां करने की ज़रूरत थी। वर्तमान में उसके पास कुल 205 अंक थे। ये वर्तमान चरण के इंसानों की तुलना में बहुत ज़्यादा लग सकता था। हालांकि चू फैंग जानता था कि इतने अंकों से वह केवल विविध वस्तु स्वर्ण सूची से निम्न ग्रेड बैंडेज और निम्न ग्रेड स्क्रॉल जैसी कुछ वस्तुएं ही खरीद सकता था। विविध वस्तु स्वर्ण सूची एक खजाना थी। इसमें सब कुछ था। कोई भी अंकों के बदले में हर तरह की जादुई वस्तुएं प्राप्त कर सकता था। मार्शल कलाकारों द्वारा कमाए गए अधिकांश अंक यहीं खर्च किए गए थे। चू फैंग का इस रसातल यात्रा में एक और बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था। उसे विविध वस्तु स्वर्ण सूची पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राप्त करने का तरीका सोचना था। इसके लिए शर्त बिल्कुल जटिल नहीं थी। ये पहला इंसान होना था जिसने 50,000 अंक प्राप्त किए। उस संख्या की तुलना में चू फैंग के कुछ 100 अंक एक अंश भी नहीं थे। चू फैंग की वर्तमान सी ग्रेड ताकत के साथ वह सामान्य सी ग्रेड राक्षसी प्राणियों को अपेक्षाकृत आसानी से मार सकता था। अगर वह पूरी जान लगा देता तो वह हरित धागा विषैले सांप जैसे सी ग्रेड के शीर्ष स्तर को भी मार सकता था। लेकिन फिर भी चू फैंग को कम से कम 500 बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। यह एक असंभव मिशन था। पिछले जीवन में पहली रसातल राक्षसी ज्वार के दौरान भी किसी को अनगिनत राक्षसी प्राणियों को मारना पड़ा था और हर संभव साधन का उपयोग करना पड़ा था ताकि इसे हासिल कर सके। हालांकि इस जीवन में चू फैंग के पास अंक प्राप्त करने के कई तरीके थे। उनमें से एक पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत द्वारा खुलासा किए गए खजाने की भूमि से संबंधित था। इसके लिए चू फैंग ने पहले कुछ उपयुक्त उपकरण तैयार करने की योजना बनाई थी। थोड़ा सोचने के बाद चू फैंग ने एक योजना बनाई। अल्पविराम। एक दिन बाद चू फैंग आकाश सनाद राक्षस पर्वत के बाहरी हिस्से में चल रहा था। वह फटे पुराने हालत में था। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे। उसके हाथ में एक धनुष था जो किसी अज्ञात जानवर की हड्डियों से बना था। उसने जानवर की नस को धनुष की डोर के रूप में इस्तेमाल किया था। यह एक प्राचीन आभा बिखेर रहा था। उसकी पीठ पर सैकड़ों तीर जो जानवरों की पॉलिश की गई हड्डियों से बनाए गए थे, एक बाघ की खाल जैसी चीज में लपेटे हुए थे। हालांकि चू फैंग का चेहरा धूल और गंदगी से ढका था, यह उसके चेहरे की मुस्कान को नहीं छिपा सकता था। ये वे उपकरण थे जिन्हें उसने पूरे दिन इकट्ठा करने में बिताया था। उसने इतना शक्तिशाली धनुष प्राप्त करने के लिए अनगिनत राक्षसी प्राणियों को मारा था। आगे उसकी इस यात्रा का गंतव्य था। चू फैंग अत्यंत सावधानी से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। स्वर्ग निगलन महान संत, मुझे आशा है कि तुमने तब झूठ नहीं बोला था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस पर दांव पर लगा दी है। एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद उसने सामने एक विशाल चमकती झील देखी। हालांकि ये झील पूरी तरह से रक्त लाल थी। झील का पानी उबलते खून की तरह था। यह अत्यंत भयावह दिखता था। आसपास एक भी जानवर या राक्षसी प्राणी दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था जैसे वे सभी इस रक्त झील से डरते थे। जमीन की ढलान पर झुककर चू फैंग ने एक घबराया हुआ खरगोश प्रकार का जानवर देखा जो एक भेड़िए प्रकार के जानवर के पीछा करने से भाग रहा था और रक्त झील के पास ठोकर खाकर गिर गया। यह अनजाने में रक्त रंग के झील के पानी के संपर्क में आ गया। अगले ही पल यह खून का एक गड्ढा बन गया और झील में मिल गया, और झील पर केवल एक छोटा सा रक्त रंग का बुलबुला उभरा। यह अत्यंत भयावह दिखता था। भेड़िए प्रकार का जानवर रक्त झील को घूरता रहा और 2 बार कूदकर जल्दी से पीछे हट गया। ये वही रक्त झील होनी चाहिए जिसका जिक्र स्वर्ग निगलन महान संत ने मेरे पिछले जीवन में किया था, चू फैंग ने अपने आप से बुदबुदाया। स्वर्ग निगलन महान संत के अनुसार उसने इस रक्त झील के तल में रक्तताल से निगलन रक्तरेखा प्राप्त की थी। उसके अंदर एक और दुनिया थी। तब स्वर्ग निगलन महान संत को राक्षसी प्राणियों ने पीछा किया था। अपनी जान बचाने के लिए उसे कूदना पड़ा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे रक्त झील ने निगल नहीं लिया था। इसके बजाय उसने संयोग से रक्तताल की खोज की थी। चू फैंग ने झील के आसपास के क्षेत्र को सावधानी से सर्वेक्षण किया। वह उस महत्वपूर्ण वस्तु की तलाश कर रहा था जिसका जिक्र स्वर्ग निगलन महान संत ने किया था। बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष। दुनिया में सब कुछ एक साथ काम करता है। पिछले जीवन में इंसानों ने इसे पहले ही सत्यापित कर लिया था। इस अज्ञात झील का रक्त जल एक भयानक संक्षारक ऊर्जा रखता था। यह A+ ग्रेड विशेषज्ञों को भी संक्षारित कर सकता था। हालांकि इतनी भयावह झील के बावजूद एक अलौकिक वृक्ष था जो इसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकता था। बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष झील के पास उगता था। ये झील के रक्त जल को अपने पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित करता था। एक बार विकसित हो जाने पर बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष स्वाभाविक रूप से एक क्षेत्र उत्सर्जित करता था।
ये झील के पानी के संक्षारण को पूरी तरह से अलग कर सकता था। स्वर्ग निगलन महान संत उस समय भाग्यशाली था। उसने बेतरतीब ढंग से एक बैंगनी चमक वाला लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा और झील में कूद गया, इसे जीवन राफ्ट के रूप में उपयोग करने का इरादा रखते हुए। अप्रत्याशित रूप से उसे भाग्य ने बचा लिया और इसने उसकी जान बचा ली। चू फैंग ने बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष के किसी भी निशान के लिए सावधानी से चारों ओर देखा। बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, न केवल निगलन रक्तरेखा के लिए। अंक जमा करने के लिए उसे भी इस प्रकार के अलौकिक वृक्ष का उपयोग करना होगा। हालांकि जमीन की ढलान पर वह केवल अपनी आंखों से देख सकता था और इस तरह से उसे ढूंढना वास्तव में मुश्किल था। इसलिए चू फैंग ने जोखिम लेने और रक्त झील के करीब जाने का फैसला किया। उसका दिल गले तक आ गया था। अगर रक्त जल उसके हाथ या पैर पर छींटा पड़ता तो चू फैंग को शायद भविष्य में बिना अंगों का नायक बनना पड़ता। वह अत्यंत सावधानी के साथ रक्त झील के चारों ओर चला। जैसे ही उसने झील में हल्की सी लहर देखी, चू फैंग तुरंत दूर भाग जाता। इस प्रकार पिछले जीवन में प्रशिक्षित अपनी तेज संवेदनाओं पर भरोसा करते हुए उसने कई बार करीब करीब खतरे का सामना किया, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार आधे दिन बाद उसने लगभग 10 फीट ऊंचा एक बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष ढूंढ लिया। इसमें हल्की बैंगनी चमक थी, लेकिन जब वह करीब गया तो बैंगनी चमक और स्पष्ट हो गई। बिना किसी देरी के चू फैंग आगे बढ़ा और उसे जड़ से उखाड़ लिया। फिर उसने इसे उठाया और जल्दी से एक गुफा ढूंढी और उसमें छिप गया। उसने बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष को काटा, इसकी शाखाओं से रस निचोड़ा और बैंगनी रस को बाद के उपयोग के लिए अलग रख दिया। उसने सबसे मोटे मुख्य तने से एक छोटा सा हिस्सा काटा और एक छोटा सा डिब्बा बनाया जो बांस के ट्यूब जैसा दिखता था। उसने एक टाइट फिटिंग लकड़ी का ढक्कन भी बनाया। बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष का बचा हुआ बड़ा हिस्सा गुफा में सावधानी से छिपा दिया गया। सब कुछ तैयार था। चू फैंग अत्यंत उत्साहित महसूस कर रहा था। वह आखिरकार अंक जमा करने की कोशिश कर सकता था। बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष से बने लकड़ी के डिब्बे को साथ लेकर चू फैंग रक्त झील पर लौट आया। इस बार वह रक्त जल इकट्ठा करने जा रहा था। जैसे ही वह रक्त झील के पास पहुंचा, चू फैंग का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वह जरा भी लापरवाही करता तो उसका काम तमाम हो जाता। वह डरते डरते झील के किनारे पर आया। इस बार उबलता रक्त जल बहुत करीब था। चू फैंग खून की बदबू तक सूंघ सकता था। अचानक एक लहर उमड़ी जिसके साथ रक्त जल की धाराएं आईं। ये चू फैंग की ओर आ रही थी। दांत पीसकर चू फैंग भागा नहीं। इसके बजाय उसने बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष से बने लकड़ी के डिब्बे को अपने सामने रखा। एक चमत्कारी दृश्य हुआ। रक्त जल, जो A+ ग्रेड विशेषज्ञ को भी संक्षारित कर सकता था, बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष द्वारा उत्सर्जित बैंगनी चमक के संपर्क में आया। और आश्चर्यजनक रूप से, जैसे कि यह कांच से टकरा गया हो, ये धीरे धीरे जमीन पर फिसल गया। जमीन पर सिर के आकार का एक गहरा गड्ढा बन गया। चू फैंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने सही दांव लगाया था। सौभाग्य से उसके पास लकड़ी का डिब्बा था। उसने सावधानी से एक नाली खोदी और रक्त जल को लकड़ी के डिब्बे में निर्देशित किया। पूरे डिब्बे को रक्त जल से भरने के बाद उसने जल्दी से लकड़ी के डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। उसने रक्त जल प्राप्त कर लिया था। अब उसकी योजना शुरू हो सकती थी। चू फैंग की अंक प्राप्त करने की योजना को सरल शब्दों में एक खेल में राक्षसों को मारने की तरह समझा जा सकता था, और यह विभिन्न ग्रेडों के राक्षसों को मारने जैसा था। रक्त झील से ज्यादा दूर नहीं, एक मलबे के ढेर में एक शक्तिशाली जनजाति रहती थी, राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर। सबसे कमजोर राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर भी B ग्रेड जानवर थे। जनजाति में राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों का राजा तो एक अत्यंत दुर्लभ A ग्रेड जानवर था। वर्तमान चू फैंग के लिए अगर वह इस ग्रेड के जानवर से टकरा जाता तो उसे भागने की भी जरूरत नहीं थी। वह सीधे मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत ने इस स्थान का खुलासा करने के बाद एक सक्षम व्यक्ति ने एक व्यावसायिक अवसर की खोज की थी। उस व्यक्ति ने सीखा था कि स्वर्ग निगलन महान संत ने बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष का उपयोग करके संक्षारक रक्त जल से बचने में सफलता पाई थी, और उसे अचानक एक विचार आया। रक्त जल इतना भयावह है, अगर इसका उपयोग क्रूर जानवरों को मारने के लिए किया जाए तो क्या यह अजेय नहीं होगा? क्रूर जानवरों की बुद्धि कम होती है और वे केवल सहज प्रवृत्ति पर कार्य करते हैं। अगर मैं उन्हें कहीं फंसा सकूं और रक्त जल का उपयोग करके उन पर हमला करूं तो क्या मैं आसानी से अंक जमा नहीं कर सकूंगा? इसलिए उस व्यक्ति ने बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष से एक बाल्टी बनाई और उसे रक्त जल से भरा। फिर उसने राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों पर इसका परीक्षण किया। अंत में उसे वास्तव में एक आदर्श स्थान मिल गया था। इस विधि का उपयोग करके उसने बहुत धन कमाया था। ये केवल तब हुआ जब राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की पूरी जनजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी, तब उसने गर्व से इस विधि का खुलासा किया था। बेशक यह विधि A+ ग्रेड और मजबूत S ग्रेड विशेषज्ञों के लिए अर्थहीन थी।
वे अपनी ताकत के बल पर ही राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों को आसानी से खत्म कर सकते थे। लेकिन कुछ कमजोर मार्शल कलाकारों के लिए यह एक अलौकिक हथियार से कम मूल्यवान नहीं था। दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की तरह एक आदर्श स्थान ढूंढना अत्यंत मुश्किल था। इसके अलावा पिछले जीवन में बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष को जीबे शंग उस व्यक्ति ने ही छीन लिया था। उसके पास रक्त जल को बचाने का कोई तरीका नहीं था। अंत में यह विधि रास्ते से हट गई थी। लेकिन अब चू फैंग पहला व्यक्ति होगा जो इसे आजमाएगा। इसके बारे में सोचकर चू फैंग का दिल जोश से भर गया। वह मलबे के खंडहरों की ओर दौड़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। दूर से गर्जन की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की जनजाति इस क्षेत्र की निर्विवाद अधिपति थी। दिन के इस समय वे अपने शिकार से भोजन लेकर लौटे थे। खा पीकर तृप्त होने के बाद राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर आलस्य से मलबे के खंडहरों के बीच लेट गए। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक कमजोर इंसान जिसकी आंखें लाल थीं, लालच से उन्हें निहार रहा था। वह भाव ऐसा था जैसे कोई धन लोलुप जमींदार असीमित सोने को देख रहा हो। फैंग अत्यंत सावधानी से चला। एक विशाल चट्टान पर झुककर उसने आसपास का जायजा लिया। वह उस स्थान की तलाश कर रहा था जिसका खुलासा उस अजीब व्यक्ति ने किया था। उसके अनुसार यह मलबे के खंडहरों में कहीं एक कैंची आकार का गहरा घाटी गड्ढा था। इसका आकार विचित्र था। अगर वह राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को वहां लुभा सकता तो उनकी कम बुद्धि और उड़ने में असमर्थता के कारण उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर वह जीबे शंख बंद दरवाजों के पीछे कुत्तों को पीट सकता था। चू फैंग ने सावधानी से खोज की। कई बार तो वह लगभग राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों द्वारा खोज लिया गया था। सौभाग्य से चू फैंग बहुत अनुभवी था। विभिन्न आसपास के वातावरण की सहायता से वह भटकाने और बच निकलने में कामयाब रहा। आखिरकार 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद चू फैंग ने कैंची आकार का गहरा घाटी गड्ढा ढूंढ लिया। उसने अपने लिए एक आधार ढूंढ लिया। अगला उसे राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों को लुभाने का तरीका सोचना था। वह एक साथ बहुत सारे को नहीं लुभा सकता था। चू फैंग को चिंता थी कि अगर बहुत सारे होते तो चीजें गलत हो सकती थीं। वह चुपके से राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की जनजाति के पीछे गया और एक हड्डी का तीर निकाला। उसने धनुष तानकर जानवरों पर निशाना साधा। स्वूश! हवा को चीरती एक आवाज आई। हड्डी का तीर सटीक रूप से एक राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के पिछले हिस्से में जा लगा। मैंने वास्तव में ऐसा करने का इरादा नहीं किया था। चू फैंग ने 2 बार सूखी खांसी की और भाग गया। उसके पीछे राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर गुस्से में गरजा। यह पागलों की तरह चू फैंग के पीछे गया। इसकी संवेदनाओं के अनुसार एक बंदर जैसे जानवर जो केवल सी ग्रेड का था ने उस पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की थी। ये राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की सर्वोच्चता के लिए एक चुनौती थी। इसे उसे निगलना था। अन्य राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों को बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। आलस्य से एक नज़र डालने के बाद वे और परेशान नहीं हुए। बहुत अच्छा। चू फैंग ने पीछे मुड़कर देखा और वह चुपके से खुश हुआ। केवल वही एक राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर उसका पीछा कर रहा था। उसके पैरों के नीचे हवा चली जैसे चू फैंग अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने यह नहीं भूला था कि जिस बड़े जानवर को उसने छेड़ा था वह भी ग्रेड का था। इसकी गति उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उसे जल्दी से गहरे घाटी गड्ढे तक पहुंचना था। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर में बुद्धि की कमी थी। ये केवल गुस्से में पीछा करना और मारना जानता था। आखिरकार घाटी के सामने चू फैंग ने हवा में छलांग लगाई और चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर उतरा। उसके पीछे राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर भी छलांग लगाकर चू फैंग को निगलने का इरादा रखता था। हालांकि चू फैंग उसे यह अवसर कैसे दे सकता था। उसने एक तीर ताना। इस बार यह एक विशेष हड्डी का तीर था जिसे चू फैंग ने पहले से तैयार किया था। हड्डी के तीर को पहले बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष के रस की एक परत से लेप किया गया था ताकि इसे संक्षारित होने से बचाया जा सके। इसके बाद इसे रक्त जल में भिगोया गया था ताकि यह गीला हो जाए। तीर का सिरा भयावह रक्त जल से रंगा हुआ था। हुश! पलक झपकते ही घातक हड्डी का तीर निकल गया। ये राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के माथे पर सीधे लगा। एक शक्तिशाली संक्षारक ऊर्जा तुरंत फट पड़ी। गर्जन गर्जन गर्जन! राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर असहनीय दर्द में गरजा। यह अब अपने शरीर को सहारा नहीं दे सका और यह असहाय रूप से गड्ढे के तल में गिर गया। इसने अपने दर्द को कम करने के लिए बार बार अपने सिर को एक चट्टान से टकराया। वास्तव में चू फैंग का हड्डी का तीर राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर की मजबूत खोपड़ी को भेदने में असफल रहा था। इसने केवल त्वचा को खरोंचा था। लेकिन रक्त जल की संक्षारकता के साथ राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर का सिर पहचान से परे बदलने लगा। इसके बावजूद चू फैंग जरा भी लापरवाही नहीं बरत रहा था। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि बी ग्रेड राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर की जीवन शक्ति कितनी दृढ़ थी। इतना सा रक्त जल इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था।
सी ग्रेड मार्शल कलाकार की ताकत के साथ और उससे 10 गुना मजबूत बी ग्रेड जानवर को ग्रेड पार करके मारने के लिए सावधानी कभी भी ज़्यादा नहीं थी। उसने एक और तीर ताना। ये भी एक हड्डी का तीर था जिसे रक्त जल से लेप किया गया था। हुश हुश हुश, एक के बाद एक तीर। उसे परवाह नहीं थी कि वे कहाँ लगेंगे। जब तक एक तीर राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के संपर्क में आ सकता था, वह उसकी जीवन शक्ति को नष्ट कर सकता था। गहरे गड्ढे में राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर सहज रूप से इधर उधर भागा और कूदा, बचने की कोशिश करता रहा। लेकिन गहरा घाटी गड्ढा गहरा और चिकना था। इसके लिए कोई पकड़ नहीं थी कि यह कोई बल लगा सके। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के सभी प्रयास व्यर्थ थे। 15 मिनट बाद राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर गहरे गड्ढे में मृत जैसा लेट गया। हालांकि चू फैंग ने अभी भी सावधानी से एक और तीर चलाया। ये केवल तब हुआ जब उसके दिमाग में संकेत ध्वनियां गूंजीं कि चू फैंग को अंततः यकीन हुआ कि उसने बी ग्रेड राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को मार डाला था। बी ग्रेड राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर की सामान्य हत्या। 3000 अंक प्रदान किए गए। ग्रेड पार करके हत्या सफल। अतिरिक्त पुरस्कार 100%। कुल पुरस्कार अंक 6000 अंक। स्वर्ण रैंकिंग सूची से अधिसूचनाएं सुनने के बाद चू फैंग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेड पार करके मारने के इतने बड़े फायदे होंगे। एक को मारना 2 को मारने के बराबर था। बी ग्रेड रसातल प्राणियों के लिए अंक 1000-5000 के बीच थे। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को औसत से ऊपर बी ग्रेड जानवर माना जाता था। ये 3000 अंकों का था। अगर इसे बी ग्रेड विशेषज्ञ ने मारा होता तो उसे केवल इसके मूल्य के अंक ही मिलते। पिछले जीवन में उस व्यक्ति के लिए ऐसा ही था। हालांकि चू फैंग ने अपने ग्रेड से ऊपर हत्या की थी, इसलिए प्रदान किए गए अंक दोगुने हो गए थे। भले ही यह एक सस्ता चालाकी जैसा लगता हो, चाहे बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष की खोज हो, रक्त जल इकट्ठा करना हो या राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को लुभाना हो, हर कदम एक ब्लेड पर नाचने जैसा था। इसलिए इसे अब सस्ती चालाकी नहीं माना जा सकता था। चू फैंग बहुत संतुष्ट था। अंकों से यह बताना मुश्किल नहीं था कि सी ग्रेड प्राणी 10-100 अंकों के थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर बी ग्रेड प्राणी भी सबसे मजबूत सी ग्रेड प्राणी से 10 गुना से अधिक अंकों का था। इसका मतलब था कि दोनों की ताकत में कम से कम 10 गुना अंतर था। और राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर हरित धागा विषैले सांप से 10 गुना से अधिक मजबूत था। इसके बावजूद वह फिर भी ग्रेड पार करके इसे मार सका। यहाँ तक कि स्वर्ण रैंकिंग सूचियां भी ऐसे इंसान को प्रतिभाशाली मानती थीं। इसलिए इसने बड़ी संख्या में अंक प्रदान किए थे। जब वह अत्यंत भावुक महसूस कर रहा था, चू फैंग को अचानक अपने निचले पेट में एक गर्माहट का एहसास हुआ। ये ग्रे बिजली फल खाने की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। ये राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को मारने से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा का पुरस्कार था। चू फैंग अपने पेट में आध्यात्मिक ऊर्जा को उबलता हुआ महसूस कर सकता था। उसने जल्दी से अपनी व्यक्तिगत जानकारी कॉलम खोली। नाम चू फैंग। ग्रेड सी ग्रेड 6.5%। पालतू जानवर कोई नहीं। कौशल जल तत्व क्षेत्र प्रारंभिक स्तर गैर प्रमाणित। वस्तुएं कोई नहीं। सामान्य अंक 6350। व्यापार क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद। अपने बारे में विभिन्न जानकारी देखकर चू फैंग अवाक रह गया। एक राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को मारने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा 5.5% बढ़ गई थी। इसके अलावा उसे अंकों का एक विशाल पुरस्कार मिला था। लाभ बस बहुत बड़ा था। ये धन की बाढ़ थी। ये ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा दूर नहीं, राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की एक पूरी जनजाति अभी भी थी। इसके बारे में सोचकर चू फैंग और भी उत्साहित हो गया। वह जल्दी से वापस लौटा। वही पुरानी चाल का उपयोग करते हुए उसने एक और राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर को लुभाया। वे वास्तव में एक ही जनजाति से थे। ये राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर अपने बड़े भाई की तरह बहुत समान था। जिस तरह से वे चलते थे, गरजते थे और यहाँ तक कि गहरे गड्ढे में छटपटाते थे, सब एक समान था। 15 मिनट बाद जैसे ही राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर ने अपनी अंतिम सांस ली, फिर से संकेत ध्वनियां गूंजीं। बी ग्रेड राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर की सामान्य हत्या। 3000 अंक प्रदान किए गए। ग्रेड पार करके हत्या सफल। अतिरिक्त पुरस्कार 100%। कुल पुरस्कार अंक 6000 अंक। प्राप्त अंक पिछले वाले जैसे ही थे। हालांकि इस बार चू फैंग की आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 3% बढ़ी, जो 9.5% तक पहुंच गई। ये भी सामान्य था। प्रत्येक ग्रेड में जैसे जैसे प्रगति होती है, ये और कठिन हो जाता है। रसातल प्राणियों को मारने से मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा पुरस्कार पर निर्भर करके विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा की मान को बनाए रखना बहुत मुश्किल था। अंत में ये किसी की साधना गति पर निर्भर करता था। उसने केवल 2 राउंड पूरे किए थे और उसके अंक पहले ही 12000 से अधिक हो गए थे। शुरुआत में उसने सोचा था कि विविध वस्तु स्वर्ण रैंकिंग सूची पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राप्त करना मुश्किल होगा। अब यह संभव लग रहा था।
चू फैंग ने अपने होंठ चटकाए जैसा कि उसने घमंड से सोचा। अगले आधे दिन तक चू फैंग ने मेहनत से काम किया। वह मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि जब उसे कभी कभी कुछ आज्ञाकारी न होने वाले राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर मिले, चू फैंग फिर भी धैर्यपूर्वक उन्हें मनाता जब तक कि वे गहरे गड्ढे तक नहीं पहुंच जाते। इस प्रकार राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की पूरी जनजाति आज बहुत बदकिस्मत थी। केवल 12 को चू फैंग द्वारा मार डालने के बाद ही पूरी जनजाति को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। जब चू फैंग 13वें को लुभा रहा था, अचानक एक विशालकाय प्राणी जो अन्य राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों से 3 गुना बड़ा था, जाग उठा। काले छिद्रों जैसी एक जोड़ी गहरी काली विशाल आंखें तुरंत चू फैंग की स्थिति पर टिक गईं। गर्जन। उस पल चू फैंग ने महसूस किया कि उसके सारे बाल खड़े हो गए। एक अवर्णनीय खतरे की भावना उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। भागो! एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाने की हिम्मत न करते हुए चू फैंग ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के अपनी टांगों में डाल दी। आध्यात्मिक ऊर्जा का तात्कालिक विस्फोट क्रूर था। चू फैंग का शारीरिक गठन मूल रूप से अभी भी एक साधारण इंसान का था। उसकी दोनों टांगें इस तीव्रता के प्रभाव को सहन नहीं कर सकती थीं। उसकी पिंडलियों से एक फटने की सनसनी बार बार आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही सेकंड में वे फट जाएंगी। हालांकि चू फैंग रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। इसके बजाय वह अपनी पूरी ताकत डालता रहा, क्योंकि उस पर टिके राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर निश्चित रूप से ए ग्रेड का था। इसके अलावा चूंकि इसका शारीरिक गठन पर्याप्त रूप से मजबूत था, ये राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर निश्चित रूप से ए ग्रेड प्राणियों में कमजोर नहीं था। अगर यह उसे पकड़ लेता तो केवल सी ग्रेड का चू फैंग जीवित रहने की कोई संभावना नहीं रखता था। उसकी पिंडलियों से तेज दर्द हो रहा था। इसने चू फैंग को जानवरों की शारीरिक गुणवत्ता से बहुत ईर्ष्या करवाए। अगर उसके पास राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर की शारीरिक गुणवत्ता होती, भले ही वह केवल औसत राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के बराबर होती, चू फैंग हिम्मत करके मुड़कर उसे मार डालता। यह अफसोस की बात थी कि इंसानों द्वारा साधित आध्यात्मिक ऊर्जा कोशिकाओं की सबसे गहरी गहराइयों को मजबूत नहीं कर सकती थी। शारीरिक गठन को बेहतर करना वास्तव में बहुत कठिन था। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती थी वह अकल्पनीय थी। वह केवल इसके बारे में सोच सकता था। पागलों की तरह भागते हुए चू फैंग लगातार भागने के तरीके सोचता रहा। इसका सामना करने का कोई रास्ता नहीं था। वास्तव में अगर यह उसे पकड़ लेता तो चू फैंग निश्चित रूप से मर जाता। अब केवल एक ही रास्ता था, उसे गुफा में छिपाए गए बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष के टुकड़े के साथ रक्त झील में कूदना होगा। ये पीछा करने वाले उस जानवर से बचने का एकमात्र तरीका था। इसके बारे में सोचकर चू फैंग अनायास एक कड़वी मुस्कान छोड़ दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत के समान रास्ते पर जाऊंगा। मृत अंत तक पीछा किया जाकर और अपनी जान बचाने के लिए रक्त झील में कूदना पड़ेगा। मन बना लेने के बाद चू फैंग ने अपनी पूरी ताकत लगाए। पागलों की तरह भागते हुए वह समय समय पर एक हड्डी का तीर निकालता और राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के राजा को धीमा करने के लिए उस पर निशाना साधता। इसका असर हुआ। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर के राजा की आंखों में डर की एक झलक दिखी। ऐसा लगता था कि यह इस रक्त जल के खतरे से अच्छी तरह वाकिफ था और तीरों को लगने देने के बजाय धीमा होना पसंद करता था। इसने चू फैंग को गुफा तक भागने की थोड़ी संभावना दी। ये लड़का अपने बच्चों जितना मूर्ख नहीं है। इसमें कुछ बुद्धि प्रतीत होती है, वरना यह शायद मूर्खतापूर्ण मृत्यु मर जाता। चू फैंग ने अपने दिल में आह भरी। एक ग्रेड ऊपर मारने का अंक पुरस्कार 2 गुना था। अगर वह 2 ग्रेड ऊपर मारता तो उसे कितने अंक मिलते? चू फैंग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेशक चू फैंग ने इस बारे में ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। भागना ज्यादा महत्वपूर्ण था। दिन के अंत में ये जानवर उन उच्च ग्रेड रसातल राक्षसी प्राणियों की तरह नहीं था। इसकी बुद्धि सीमित थी। ये केवल गुस्से में पीछा करना और मारना जानता था। रक्त जल से खतरे को भांपते हुए इसने अपनी गति धीमी कर दी थी। नतीजतन राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर का राजा अंत में चू फैंग को पकड़ नहीं सका। उनके बीच काफी दूरी थी। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर का राजा केवल असहाय रूप से देख सकता था जब चू फैंग एक गुफा में गायब हो गया, फिर एक बैंगनी लकड़ी का टुकड़ा लेकर बाहर निकला और बिना किसी हिचकिचाहट के रक्त झील में कूद गया। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर का राजा स्तब्ध रह गया। अपनी साधारण बुद्धि के साथ उसने सोचा कि चू फैंग ने आत्महत्या कर ली है। ये देखकर कि अपराधी मर गया था, राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर का राजा संतुष्ट हो गया। ये धीरे धीरे और आराम से अपने क्षेत्र की ओर चला। इस बार उसने अपने कई बच्चों को खो दिया था। उसे वापस जाकर छोटे रक्त मुकुट जानवरों को बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी थी। रक्त झील में चू फैंग ने अपनी सांस रोकी और ध्यान केंद्रित किया, बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष के टुकड़े को कसकर पकड़े हुए। अगर बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष द्वारा उत्सर्जित बैंगनी चमक ने उसे ढक नहीं लिया होता तो इस पल में चू फैंग का एक टुकड़ा भी नहीं बचा होता। हद है, मुझे एक जानवर ने इतनी दयनीय स्थिति में धकेल दिया।
जब मैं फिर से वापस आऊंगा मैं निश्चित रूप से तुम्हें अंकों में बदल दूंगा। चू फैंग ने क्रूरता से सोचा। अभी भी 20 से अधिक राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर बचे थे जो अंकों का एक बड़ा हिस्सा था। इसके अलावा ए ग्रेड जानवर का राजा था। वर्तमान में उसने 70,000 से अधिक अंक जमा कर लिए थे। ये विविध वस्तु स्वर्ण रैंकिंग सूची पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। इसलिए अंकों का मामला अभी के लिए अलग रखा जा सकता था। चूंकि वह पहले ही रक्त झील में प्रवेश कर चुका था, चू फैंग स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य को नहीं भूला। निगलन रक्तरेखा। पिछले जीवन में सभी को पता था कि स्वर्ग निगलन महान संत ने निगलन रक्तरेखा कैसे प्राप्त की थी। हालांकि निगलन रक्तरेखा कितनी शक्तिशाली थी, कोई नहीं जानता था। आखिरकार ये स्वर्ग निगलन महान संत का सबसे गहरा रहस्य था। हालांकि सभी को एक बात की पक्की जानकारी थी कि स्वर्ग निगलन महान संत ने वास्तव में इस निगलन रक्तरेखा पर भरोसा करके A+ ग्रेड को पार करके एक दैवीय ग्रेड क्षेत्र रखने वाले S ग्रेड विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई की थी। पिछले जीवन में चू फैंग के लिए यह व्यावहारिक रूप से असंभव था। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि S ग्रेड विशेषज्ञ कितना भयावह था। पिछले जीवन में उसका अच्छा बड़ा भाई योद्धा सम्राट लक्ष्मण एक S ग्रेड विशेषज्ञ था। लक्ष्मण के सामने चू फैंग को ऐसा लगता था जैसे वह अभी चलना सीख रहा एक छोटा बच्चा हो। उसके पास कोई प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि स्वर्ग निगलन महान संत एक S ग्रेड विशेषज्ञ के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम था। ये बस बहुत अविश्वसनीय था। उसका मानना था कि स्वर्ग निगलन महान संत को ग्रेड से परे लड़ने में सक्षम बनाने का रहस्य निगलन रक्तरेखा में छिपा होना चाहिए। इस विचार पर चू फैंग और भी उत्साहित हो गया। वह झील के तल में गोता लगाकर सावधानी से खोज करने लगा। 1 घंटे बाद चू फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके हाथों ने एक जादुई सीमा को छुआ हो। अगले पल ऐसा लगा जैसे आकाश और पृथ्वी घूम गए, यिन और यांग उलट गए। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने चू फैंग को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। तुरंत बाद धड़ाम, चू फैंग अप्रत्याशित रूप से जमीन पर भारी धमाके के साथ गिरा। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन वह जमीन पर ठिठक गया। उसके सामने जो दृश्य था वह स्वर्ग जैसा था। नीला आकाश, सफ़ेद बादल, हरे पेड़ और लाल फूल। रंग बिरंगी तितलियां फूलों के बीच नाच रही थीं। पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग अपनी जल प्रतिबिंब के साथ एक हो गया हो। पूरा दृश्य बस नशे में डुबो देने वाला था। चू फैंग हैरान था, क्या ये स्वर्ग निगलन महान संत द्वारा उल्लिखित रक्तताल का स्थान हो सकता है? लेकिन ये सही नहीं है। स्वर्ग निगलन महान संत के वर्णन के अनुसार ये रक्त झील के तल में एक रक्तताल होना चाहिए जो निगलन रक्तरेखा को मूर्त रूप देता हो। क्या हो सकता है कि पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत ने झूठ बोला हो? हर तरह के संदेहों के साथ चू फैंग सावधानी से कदम रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये स्थान बड़ा नहीं था और यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता था। हालांकि चू फैंग जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं कर सका। रसातल में बहुत कम स्थान पूरी तरह सुरक्षित थे। 15 मिनट बाद चू फैंग इस स्थान के केंद्र में पहुंचा। एक गहरे काले रंग की तरल की एक बूंद चुपके से एक पत्थर के ढेर के ऊपर तैर रही थी जो एक वेदी जैसा दिखता था। इससे जरा भी दबाव नहीं आ रहा था। अगर यह इस रहस्यमयी स्थान के बीच में प्रकट नहीं हुआ होता तो कोई भी इस काली तरल की बूंद पर ध्यान नहीं देता। यह क्या है? चू फैंग निश्चित हो सकता था कि यह निगलन रक्तरेखा नहीं थी। स्वर्ग निगलन महान संत के पास जो निगलन रक्तरेखा थी वह रक्त लाल रंग की थी। क्या हो सकता है कि पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत यहाँ पहले नहीं आया था, लेकिन उसने संयोग से इसमें प्रवेश किया था? जैसे ही चू फैंग उलझन में था, अचानक एक अजीब परिवर्तन हुआ। पूरा स्थान हल्के से कांप रहा था। काले तरल की सतह पर एक हल्की लहर दिखाई दी। चू फैंग को ऐसा लगा जैसे वह एक बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसने पिछले जीवन में किसी को भी ऐसी स्थिति का सामना करते नहीं सुना था। सब कुछ पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। वह केवल परिवर्तनों के जवाब में स्थिर रह सकता था। अगले पल काले तरल के ऊपर अचानक एक मानव आकृति का भूतिया स्वरूप धीरे धीरे बनने लगा। छवि बहुत धुंधली थी, जैसे कि अगले ही पल गायब हो जाएगी। एक इंसान। चू फैंग ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। यह क्या हो रहा है? जब चू फैंग हैरान था, भूतिया आकृति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ये सूरज की तरह चकाचौंध करने वाली हो गई। इस पल चू फैंग को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया घूम गई। उन ब्रह्मई आंखों में घूरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसने समय और स्थान को पार कर लिया हो। जैसे जैसे भूतिया आकृति की तरल निगाहें हिलीं, चू फैंग को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने ब्रह्मांड के विकास को देख लिया हो। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर अंत तक, जब काला छिद्र सब कुछ निगल लेता है, एक चक्र बनाते हुए। ये व्यक्ति कौन है? चू फैंग बिल्कुल भी शांत नहीं रह सका। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। वह बहुत निश्चित था कि भले ही उसके सामने का व्यक्ति केवल एक भ्रम हो, वह पिछले जीवन के S ग्रेड विशेषज्ञों से कई गुना अधिक मजबूत था।
अंतर को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अचानक भूतिया आकृति बोली और उसकी आंखें चू फैंग को देख रही थीं। सैकड़ों मिलियन वर्षों बाद और ठीक जब मेरी आत्मा का अंतिम निशान नष्ट होने वाला है, मुझे अभी भी एक संकट का सामना करने वाला व्यक्ति मिला। कितना भाग्यशाली! चू फैंग इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह गया। यह क्या बात है? संकट का सामना करने वाला व्यक्ति? क्या वह मुझसे बात कर रहा है? क्या महासंकट का मतलब रसातल से है? ये भूतिया आकृति कौन है? क्या इंसानों में ऐसा कोई विशेषज्ञ है? उलझन में चू फैंग चिल्लाया, वरिष्ठ। चू फैंग के बोलने से पहले ही भूतिया आकृति ने चू फैंग को सीधे रोक दिया। मेरी आत्मा का एक हिस्सा बहुत जल्द बिखरने वाला है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं बोलूँगा, तुम बस सुनो, समझे? चू फैंग ने अपनी आंखें झपकाकर संकेत दिया कि वह समझ गया है। ऐसे अस्तित्व के सामने जो उसे आसानी से नष्ट कर सकता था, चू फैंग एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। चू फैंग के सहयोग को देखकर भूतिया आकृति को हंसी आई प्रतीत हुई। फिर उसने रोक हटा दी। नीचे काले तरल की बूंद को देखते हुए उसकी आंखें स्मृति से भरी थीं। सौभाग्य से मैंने अंतिम पल में तुमसे मुलाकात की, वरना इस विनाश रक्तरेखा स्रोत के लिए यह अफसोसजनक होता। चू फैंग ने महसूस किया कि इस वरिष्ठ में कोई दुर्भावना नहीं थी। खुद को रोक न पाते हुए वह बोल पड़ा, क्या ये निगलिन रक्तरेखा नहीं है? भूतिया आकृति ने यह सुनकर चू फैंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में हंसा। चू फैंग इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। इस वरिष्ठ का स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। निगलिन रक्तरेखा? तुम उस चीज की बात कर रहे हो जो ऊपर रक्तताल में है। वह तो केवल विनाश रक्तरेखा के स्रोत से उत्पन्न एक बेटी रक्तरेखा है। यह विनाश रक्तरेखा से कैसे तुलना कर सकती है? निगलिन का अंतिम रूप विनाश है। चू फैंग चौंक गया। एक बेटी रक्तरेखा? निगलिन रक्तरेखा केवल एक बेटी रक्तरेखा थी। चू फैंग स्तब्ध रह गया। क्या हो सकता है कि पिछले जीवन में स्वर्ग निगलिन महान संत ने केवल एक बेटी रक्तरेखा पर भरोसा करके अपनी A+ ग्रेड ताकत को S ग्रेड विशेषज्ञ के खिलाफ खड़ा किया था? इस स्थिति में मां रक्तरेखा कितनी शक्तिशाली होगी? भूतिया आकृति ने बोलना जारी रखा, इस विनाश रक्तरेखा स्रोत की एक बूंद को अवशोषित करो और तुम विनाश रक्तरेखा की नींव को संक्षेपित कर पाओगे, जो तुम्हें इस महासंकट में लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम बनाएगा। वरिष्ठ, जब आप महासंकट की बात करते हैं तो क्या आप रसातल की बात कर रहे हैं? ये सुनकर कि यह एक महासंकट होने वाला है, चू फैंग को परवाह नहीं थी और उसने सीधे पूछ लिया। भूतिया आकृति ने सिर हिलाया। रसातल बहुत ही भयावह है। भले ही हम में से कई ने मिलकर कोशिश की थी, हम फिर भी आकाश सनाद राक्षस पर्वत के स्वामी के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। मैं मृत्यु के कगार पर हूँ। हुआंग बहुत दूर भाग गया है, जो का कोई अता पता नहीं है। छोड़ो, ऐसी अपमानजनक बातों की चर्चा न करें। आकाश सनाद राक्षस पर्वत का स्वामी भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। तुम सबके पास अभी भी समय है। मैं बिखरने वाला हूँ। मैं अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग तुम्हें विनाश रक्तरेखा स्रोत को अवशोषित करने में मदद करने के लिए करूँगा। तुम जल्द ही इसके प्रभावों को जान जाओगे। यह मानव जाति के लिए मैं आखिरी चीज कर सकता हूँ। मेरे मरने के बाद बाल की परवाह कौन करता है? ये शब्द सुनकर चू फैंग का मुंह चौड़ा खुल गया। इस वरिष्ठ का अंदाज अनोखा है। वह कुछ भी कहने की हिम्मत करता था। वह एक बेफिक्र व्यक्ति था। विनाश रक्तरेखा स्रोत को देखते हुए चू फैंग ने अचानक अपने दिमाग में कुछ संबंध जोड़े। चू फैंग को याद आया कि पिछले जीवन में रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राचीन अमर रक्तरेखा थी। क्या हो सकता है कि विनाश रक्तरेखा स्रोत प्राचीन अमर रक्तरेखा स्रोत के समान ग्रेड का हो? इस विचार पर चू फैंग ने भूतिया आकृति की ओर देखा। उसके सामने ऐसा विशेषज्ञ होने के बावजूद, जिसकी जीवित अवस्था में ताकत उसे अज्ञात थी, अगर उसने नहीं पूछा तो ये बेकार होता। वरिष्ठ, क्या आप प्राचीन अमर रक्तरेखा स्रोत के बारे में जानते हैं? भूतिया आकृति ने एक भौं उठाई। वह थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, छोटे, प्राचीन अमर रक्तरेखा स्रोत के बारे में जानते हो। वह गू की रक्तरेखा थी, लेकिन गू की मृत्यु के साथ वह रक्तरेखा खो गई थी। शक्ति के मामले में दोनों एक ही ग्रेड के हैं। प्राचीन अमर रक्तरेखा में अमर और अविनाशी विशेषता है। ये कहते हुए चू फैंग स्पष्ट रूप से भूतिया आकृति के तिरस्कार को महसूस कर सकता था, क्योंकि उसने अपने होंठ सिकोड़े। हा, अमर और अविनाशी। अंत में, बूढ़े, तुम फिर भी किसी ने मार डाला था। तुम मेरे सामने घमंड किया करते थे। हम और मेरा विनाश रक्तरेखा स्रोत कहीं अधिक मजबूत है। ये दुनिया की सभी रक्तरेखाओं की शक्ति को निगल सकता है और उन्हें सबसे बुनियादी ऊर्जा इकाइयों में बदल सकता है, ताकि शरीर को बिना किसी सीमा के मजबूत किया जा सके और शारीरिक गठन को बेहतर बनाया जा सके। इसे एक अमर राक्षस माना जा सकता है। चू फैंग अनायास हल्के से खांस पड़ा। उसने सोचा, अंत में तुम फिर भी किसी ने मार डाला था। जैसे कि उसने चू फैंग के विचारों को भांप लिया हो, भूतिया आकृति ने अपना हाथ उठाया और एक थप्पड़ के साथ चू फैंग को जमीन में धकेल दिया। केवल उसका सिर दिखाई दे रहा था।
यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी आंखों का भाव ठीक वैसा ही है जैसा मेरा था जब मैंने गु को घमंड करते सुना था। छोटे, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। चू फैंग रोने के कगार पर था। ये वरिष्ठ बिल्कुल भी वरिष्ठ जैसा व्यवहार क्यों नहीं करता? वह पलक झपकते ही हमला करता है और बिल्कुल भी एक बड़े की तरह व्यवहार नहीं करता। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा कि तुम जल्द ही बिखरने वाले हो? फिर तुम्हारे पास लोगों को मारने की ऊर्जा कहाँ से है? चू फैंग अब बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। छोड़ो, मैं तुम जैसे जूनियर के साथ परेशान नहीं होऊंगा। मुझे जल्दी से तुम्हें विनाश रक्तरेखा स्रोत को अवशोषित करने में मदद करनी चाहिए और महत्वपूर्ण मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए उसने इस बात की परवाह नहीं की कि चू फैंग सहमत है या नहीं। उसने हवा में पकड़ा। चू फैंग का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। पलक झपकते ही भूतिया आकृति ने वेदी पर मौजूद विनाश रक्तरेखा स्रोत को सीधे चू फैंग के मुंह में फेंक दिया। अगले ही पल चू फैंग को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। उसके 5 आंतरिक अंग, 7 आत्माएं और 6 आत्माएं सभी को बहुत दर्द होने लगा। इस पल में चू फैंग लगभग मर गया। हालांकि चू फैंग इसे सहन करने में कामयाब रहा। ये देखकर भूतिया आकृति की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखी। फिर उसने अपना हाथ लहराया और पूरा स्थान इंच इंच करके टूटता हुआ दिखाई दिया। टूटा हुआ स्थान उसमें मौजूद हर चीज के साथ एक दूधिया सफेद ऊर्जा में बदल गया और चू फैंग के शरीर में समा गया। पलक झपकते ही चू फैंग को ऐसा लगा जैसे वह नरक से स्वर्ग में चला गया हो। आरामदायक सनसनी ने उसे लगभग चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया। इस पल में चू फैंग को तब ताकत मिली कि वह अपनी आंखें खोल सके। उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने की भूतिया आकृति तेजी से धुंधली हो रही थी और लगभग पारदर्शी हो गई थी। वरिष्ठ, ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। इस स्थान में निहित ऊर्जा तुम्हें विनाश रक्तरेखा स्रोत के साथ सनाद करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है। एक बार सनाद पूरा हो जाए, ये स्थान पूरी तरह से टूट जाएगा और तुम बाहर निकल पाओगे। वैसे तुमने पहले प्राचीन अमर रक्तरेखा स्रोत का जिक्र किया था। अगर तुम्हें इसे प्राप्त करने का मौका मिले मेरे द्वारा बनाई गई नींव के साथ, तुम इसे बिना किसी चिंता के अवशोषित कर सकते हो। दोनों पूरी तरह से संगत हैं। यह मेरी विनाश रक्तरेखा की अनूठी विशेषता भी है। जीवन की शुरुआत से कौन नहीं मरता? मानवता के लिए आखिरी बूंद तक लड़ना, मैं इसे एक योग्य मृत्यु मानता हूँ। मैंने इसे बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। मैं जा रहा हूँ। इस पल में चू फैंग के दिल से अचानक प्रशंसा की भावना उमड़ी। मानवता की रक्षा के लिए एक अजय मानव विशेषज्ञ मृत्यु तक लड़ने को तैयार था। दुर्भाग्य से वह उसका नाम भी नहीं जानता था। इसके बारे में सोचकर चू फैंग ने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ, मुझे यूँ कहो, मैं प्राचीन जाति के शीर्ष 10 मास्टर देवताओं में से एक हूँ। वैसे छोटे, हालांकि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अगर तुम भविष्य में मास्टर देवता से ऊपर का क्षेत्र प्राप्त कर लेते हो, शायद तुम समय और स्थान को उलट सकते हो और पुनर्जनन कर सकते हो। जब वह समय आए तुम्हें मुझे पुनर्जनन करना याद रखना होगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया हो सकता है, लेकिन मैं अभी तक जी भरकर नहीं जिया हूँ। कमबख्त रसातल, जब मैं पुनर्जनन करूंगा मैं तुम सबको मार डालूंगा। वैसे ये सही नहीं है। अगर तुम मास्टर देवता को पार कर सकते हो तो रसातल बहुत पहले नष्ट हो चुका होगा। हद है, मैं व्यक्तिगत रूप से बदला नहीं ले पाऊंगा। कितना अफसोस। चू फैंग के मुंह के कोने फड़फड़ाए। जो थोड़ी सी प्रशंसा अभी उमड़ी थी वह तुरंत बुझ गई। उसने सोचा था कि भूतिया आकृति आखिरकार बिखरने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से ये वापस लौट आए। वैसे और भी है। उस बूढ़े हुआंग ने जाने से पहले कहा था कि वह एक दुनिया स्थापित करना चाहता है, मानवों के लिए एक शुद्ध भूमि छोड़ना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वह सफल हुआ या नहीं। वह बूढ़ा मुझसे ज़्यादा मजबूत था और उसने मुझसे ज़्यादा अवसर छोड़े थे। अगर मौका मिले तो उसकी उजाड़ देवता प्राचीन चित्रकला प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा और तुम अंततः उस दुनिया को नियंत्रित कर पाओगे जो उसने छोड़ी थी। अब वास्तव में और कुछ नहीं है। मैं जा रहा हूँ। भूतिया आकृति पूरी तरह से बिखर गई। केवल स्तब्ध चू फैंग रह गया। उजाड़ देवता द्वारा निर्मित एक दुनिया। क्या ये पिछले जीवन में मानवों का आधार शिविर, उजाड़ देवता का प्राचीन क्षेत्र हो सकता है? आखिरी कुछ शब्द चू फैंग के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। उसके भाव उथल पुथल में थे। तो ये बात थी, तो इस तरह से उजाड़ देवता का प्राचीन क्षेत्र अस्तित्व में आया था। उसने अपने पिछले जीवन की हर चीज को जोड़ लिया। अब सब कुछ स्पष्ट था। उजाड़ देवता का प्राचीन क्षेत्र, इसे पिछले जीवन में मानवों की मार्शल कला की उत्पत्ति का स्थान माना जाता था। मूल रूप से मानवों ने पहली रसातल राक्षसी ज्वार का अनुभव करने के बाद, हालांकि उन्होंने स्वर्ण रैंकिंग सूचियों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था, वास्तव में उनके उपयोग के लिए बहुत कम था। जो कमजोर थे वे स्वर्ण रैंकिंग सूचियों में शामिल नहीं हो सकते थे और वे कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकते थे। इससे एक दुष्चक्र बन गया था।
लेकिन उस समय रसातल के पहले स्तर में उजाड़ देवता का प्राचीन क्षेत्र खुल गया था। इसे मानवों ने खोज लिया था। प्रवेश करने पर कई आभासी मानव वहां वास्तव में रहते हुए पाए गए थे। ये मानव वास्तविक जीवन रूप नहीं थे, लेकिन इनमें बुद्धि थी। वे पूरी तरह से उजाड़ देवता के प्राचीन क्षेत्र की दुनिया की इच्छा का पालन करते थे। अगर चू फैंग को इसे वर्णित करना हो तो यह उसके पिछले जीवन में खेले गए पैनोरमिक आभासी ऑनलाइन गेम्स के समान होगा। अंदर के आभासी मानव एनपीसी की तरह थे। वे हर तरह से मानवता की मदद करते थे। विशेष एनपीसी मानवों को उनकी साधना और मार्शल कला कौशल को निखारने में मार्गदर्शन करते थे। विशेष साधना क्षेत्रों का उपयोग क्षेत्रों को समझने के लिए किया जा सकता था। जादुई संरचनाएं आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना को तेज कर सकती थीं। यहाँ तक कि कुछ शक्तिशाली भाड़े के सैनिक भी थे। सब कुछ अंकों के खर्च से प्राप्त किया जा सकता था। हाँ, उजाड़ देवता का प्राचीन क्षेत्र निश्चित रूप से स्वर्ण रैंकिंग सूचियों से कुछ संबंध रखता था। अंक सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जा सकते थे। पिछले जीवन में 3 साल बाद उस भयावह संकट के दौरान मानवता ने पृथ्वी को पूरी तरह से खो दिया था और पूरी तरह से उजाड़ देवता के प्राचीन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई थी। रसातल प्राणियों को उजाड़ देवता के प्राचीन क्षेत्र द्वारा बहुत हद तक अस्वीकार किया गया था। जो भी रसातल प्राणी प्रवेश करते थे उन्हें दबा दिया जाता था। यहाँ तक कि कुछ पौराणिक ग्रेड एनपीसी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। इस प्रकार मानव जाति जीवित रहने में कामयाब रही और विलुप्त नहीं हुई। पिछले जीवन में चू फैंग भी उजाड़ देवता के प्राचीन क्षेत्र में बड़ा हुआ था। अप्रत्याशित रूप से इस जीवन में उसने संयोग से उजाड़ देवता के प्राचीन क्षेत्र की उत्पत्ति के बारे में जान लिया था। ये वास्तव में एक मास्टर देवता ग्रेड के विशेषज्ञ द्वारा बनाया गया था। यू ने जिस उजाड़ देवता प्राचीन चित्रकला की बात की थी उसके बारे में चू फैंग को भी कुछ पता था। ये बहुत प्रसिद्ध थी। पिछले जीवन में वह चीज़ हमेशा विविध वस्तु स्वर्ण रैंकिंग सूची पर शीर्ष पर रही थी। इसकी कीमत 10 अरब अंक थी। कोई भी इसे विनिमय करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। शायद स्वर्ण रैंकिंग सूची को भी पता था कि अंक बहुत हास्यास्पद थे। इसके लिए एक और विनिमय का तरीका भी था। हर रसातल राक्षसी ज्वार के बाद स्वर्ण रैंकिंग सूचियां एक पुरस्कार प्रणाली रखती थीं। मरे हुए रसातल राक्षसी प्राणियों की हड्डियों का उपयोग खजानों के लिए विनिमय करने के लिए किया जा सकता था। वे राक्षसी प्राणियों की हड्डियां शुरू में बेकार थीं। स्वर्ण रैंकिंग सूचियों का यह इशारा कचरे का उपयोग करके अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में माना जा सकता था। उस समय उजाड़ देवता प्राचीन चित्रकला के लिए विनिमय सस्ता था। इसके लिए केवल 5 अरब राक्षसी हड्डियों की आवश्यकता थी। चू फैंग ने होंठ सिकोड़ा। यह आवश्यकता उतनी ही अच्छी थी जितनी नहीं। पिछले जीवन में कोई भी इसे विनिमय करने का जोखिम नहीं उठा सका। चू फैंग ने इस मामले को अपने दिमाग के पीछे डाल दिया। उसे पहली रसातल राक्षसी ज्वार की प्रतीक्षा करनी होगी इससे पहले कि वह इसके बारे में चिंता करे। इस पल में चू फैंग अनावश्यक पीड़ा नहीं सहना चाहता था। वह चुपके से रक्तरेखाओं के सफलतापूर्वक सनाद होने की प्रतीक्षा करता रहा। एक पूरे दिन बाद रक्त झील के तल में एक रोशनी की चमक दिखी। चू फैंग का रूप धीरे धीरे सनादित हुआ। हाय, मैं आखिरकार बाहर निकला। टूटते स्थान की शक्ति वास्तव में जबरदस्त थी। चू फैंग ने होंठ सिकोड़ा। सौभाग्य से यू काफी भरोसेमंद था। उस स्थान के पूरी तरह टूटने से पहले चू फैंग ने सनाद पूरा कर लिया था और बाहर टेलीपोर्ट हो गया था। उसने चारों ओर देखा। उसके सिर के ऊपर एक पारदर्शी सुरक्षात्मक ढाल थी जिसने रक्त जल को पूरी तरह से अलग कर दिया था। सुरक्षात्मक ढाल के अंदर एक रक्त ताल था जो उबल रहा था। चू फैंग ने इसे एक पल के लिए देखा। ये वही निगलन रक्तरेखा होनी चाहिए जो पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत ने प्राप्त की थी। मूल रूप से ये चीज़ उसका लक्ष्य थी। हालांकि चू फैंग ने संयोग से निगलन रक्तरेखा की मां प्राप्त कर ली थी, इसलिए निगलन रक्तरेखा उसके लिए कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा विनाश रक्तरेखा प्राप्त करने के बाद चू फैंग पहले ही जान चुका था कि वह पर्याप्त रक्तरेखा ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इस तरह की निगलन रक्तरेखा को बड़े पैमाने पर बना सकता था। एक निगलन रक्तरेखा ने एक स्वर्ग निगलन महान संत को जन्म दिया था। ये चू फैंग के पास स्वर्ग निगलन महान संत जैसे विशेषज्ञों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता के बराबर था। बेशक वह अभी भी इससे बहुत दूर था। उसे रक्तरेखाओं की ऊर्जा को लगातार निगलते रहने की आवश्यकता थी। हालांकि चू फैंग ने पहले खुद को मजबूत करने के लिए निगलन ऊर्जा का उपयोग करने की योजना बनाई थी। यू सही था। विनाश रक्तरेखा निश्चित रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखाओं में से एक थी। ये वास्तव में परिवर्तित ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं की मूल इकाइयों को मजबूत करने के लिए कर सकती थी। ये किसी के शारीरिक गठन को मूल रूप से बेहतर बना सकती थी। जल्द ही चू फैंग की शारीरिक गुणवत्ता एक जानवर की तुलना में होगी। रक्तताल में निगलन रक्तरेखा को देखकर चू फैंग ने सोचा कि इसे बेकार करना अपव्यय होगा, इसलिए उसने इसे पूरी तरह अवशोषित कर लिया। ये ठीक था कि उसे अब रक्तरेखा ऊर्जा की कमी थी।
उसी स्रोत से उत्पन्न ये रक्तरेखा परिवर्तन के लिए आसान थी। ज्यादा से ज्यादा वह भविष्य में स्वर्ग निगलन महान संत को उसका हिस्सा वापस दे सकता था। रक्तताल से अवशोषित करने के बाद चू फैंग ने चुपके से अपने शरीर का निरीक्षण किया। उसने ऊर्जा की एक लहर को मूल ऊर्जा अणुओं में परिवर्तित होते हुए महसूस किया। वे धीरे धीरे उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका में समा गए और कोशिका स्तर से उसके शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके अलावा चू फैंग ने खोजा कि न केवल अवशोषित ऊर्जा को कोशिकाओं को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जा सकता था, बल्कि उसकी अपनी साधना से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा को भी मजबूत करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता था। ये देखकर चू फैंग खुशी से झूम उठा। इसका मतलब था कि भले ही उसके पास अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रक्तरेखाएं न हो, उसकी शारीरिक गुणवत्ता में सुधार जारी रह सकता था। उसके पास 100 गुना तेज साधना गति थी, इसलिए वह अपने शारीरिक गठन को जल्दी सुधार सकता था। ये केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रेड को थोड़ा पीछे रखेगा। चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। जितनी ठोस नींव होगी उतना बेहतर। इसके अलावा युद्ध में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक शक्तिशाली शारीरिक गठन का संयोजन एक और एक दो से अधिक का सहक्रियात्मक प्रभाव पैदा करेगा। पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत को देखकर ही कोई जान सकता था। संक्षेप में, रसातल की यह यात्रा इसके लायक थी। जब वह पृथ्वी पर लौटेगा तो वह रक्तरेखा स्वर्ण रैंकिंग सूची और विविध वस्तु स्वर्ण रैंकिंग सूची से एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता था। चू फैंग को भी घमंड महसूस होने लगा। 1 महीने बाद की रसातल राक्षसी ज्वार कुछ भी नहीं होगी। रक्तताल से सभी निगलन रक्तरेखा को अवशोषित करने के बाद चू फैंग को अपनी कोशिकाओं के भीतर से एक भूख की गहरी अनुभूति महसूस हुई। अभी अभी प्राप्त सारी ऊर्जा कोशिकाओं को मजबूत करने में उपयोग हो गई थी। यह कोशिकाओं को विस्तार देने के समान था। कोशिकाओं के पेट अभी तक भरे नहीं थे। उसे उन्हें खिलाने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसने अपनी व्यक्तिगत जानकारी कॉलम खोली। नाम चू फैंग। ग्रेड सी ग्रेड 5%। पालतू जानवर कोई नहीं। कौशल जल तत्व क्षेत्र प्रारंभिक स्तर गैर प्रमाणित। वस्तुएं कोई नहीं। अंक 72,350। व्यापार क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद। चू फैंग हैरान था। उसने विनाश रक्तरेखा स्रोत के साथ सनाद किया था और निगलन रक्तरेखा को भी अवशोषित किया था। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का ग्रेड वास्तव में बढ़ने के बजाय कम हो गया था। राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों को मारने के बाद पहले जो 20% था वह गिरकर 5% हो गया था। ये देखकर चू फैंग न केवल चिंतित नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय वह बहुत खुश हुआ। उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता में कोई बदलाव नहीं आया था। वास्तव में बड़ी मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करने के कारण ये काफ़ी हद तक बढ़ भी गई थी, लेकिन प्रतिशत गिर गया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि चू फैंग का शरीर अब पहले की तुलना में 2 गुने से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा को समा सकता था। ये केवल मजबूतीकरण का प्रारंभिक चरण था। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि भविष्य में चू फैंग के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की कुल मात्रा उसी ग्रेड के मार्शल कलाकार की तुलना में कई गुना या यहाँ तक कि दर्जनों गुना हो सकती थी। लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयों में कौन उसका मुकाबला कर सकता था? बेशक कीमत ये थी कि भविष्य में अपने ग्रेड को बढ़ाने के लिए उसे और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हालांकि चू फैंग के पास 100 गुना तेज साधना गति थी। उसे अपनी उन्नति की गति के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अपने आप को अच्छी तरह से देखकर चू फैंग इससे अधिक संतुष्ट नहीं हो सकता था। अब पृथ्वी पर लौटकर पुरस्कारों के लिए विनिमय करने का समय था। उसने रक्तताल की सुरक्षात्मक परत को सीधे तोड़ दिया। बैंगनी आत्मा रक्त वृक्ष की सुरक्षा के बिना उसका शरीर सीधे रक्त जल के संपर्क में आ गया। लेकिन जो चौंकाने वाला था वह ये था कि चू फैंग पूरी तरह से हानि कर रहा। विनाश रक्तरेखा स्रोत को अवशोषित करने के बाद चू फैंग को यह समझ आया कि रक्त झील निगलन रक्तरेखा द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा से बनी थी। पिछले जीवन में स्वर्ग निगलन महान संत भी रक्त जल की संक्षारकता से प्रभावित नहीं होता था, तो चू फैंग की बात तो छोड़ ही दीजिए जिसने विनाश रक्तरेखा प्राप्त की थी। यात्रा सुचारू थी। झील की सतह पर पहुंचकर उसने छलांग लगाई और एक लंबी सीटी बजाई। उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि वह अन्य रसातल प्राणियों को आकर्षित कर लेगा। उसके द्वारा अनुभव की गई हर चीज के बाद, हालांकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति का ग्रेड शायद ही बदला था, चू फैंग को लगता था कि वह पूरी तरह से एक बी ग्रेड जानवर के साथ कुश्ती कर सकता था। मजबूत शारीरिक गठन के लाभ बस बहुत अधिक थे। अगर उसे फिर से राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवर से निपटना पड़ता तो चू फैंग सीधे उसका सामना भी कर सकता था। बेशक अगर उसने ए ग्रेड जानवर के राजा को आकर्षित किया होता तो वह अभी भी रक्त झील में गोता लगाकर भाग सकता था। उसने राक्षस निगलन रक्त मुकुट जानवरों की जनजाति को और उकसाने की इच्छा को दबा दिया। अभी वापस जाकर 2 स्वर्ण रैंकिंग सूचियों पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फट पड़ी। चू फैंग ने अपने शरीर की सतह से सारा रक्त जल झटक दिया। थोड़ी दूरी चलने के बाद उसने अचानक कुछ महसूस किया। उसने दूर आकाश की ओर देखा।
मूल रूप से मंद आकाश अप्रत्याशित रूप से एक ग्रे धुंध से भर गया था जो उसमें तैर रही थी। इसने आधा आकाश ढक लिया था और इस ग्रे धुंध की गति तेज थी। इससे पहले कि चू फैंग इसे ध्यान से देख पाता, ग्रे बादल तेजी से पास आ गए। फिर चू फैंग ने वास्तव में एक मानव की चीख सुनी, आह, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अगले पल आवाज़ अचानक रुक गई। ऐसा लगता था जैसे वह व्यक्ति मर गया हो। ये शायद विभिन्न देशों के वे मानव थे जो रसातल मार्गों के माध्यम से घुसे थे। चू फैंग ने भौहें सिकोड़ लीं। इस आकाश सनाद राक्षस पर्वत में उसका नायक बनने का कोई इरादा नहीं था। जो चीज़ें उसका इससे कोई लेना देना नहीं थी, उनकी वह परवाह नहीं करने वाला था। जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। अगर ये मानव रसातल के माध्यम से एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचना चाहते थे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। हालांकि जब चू फैंग बाईपास करने की योजना बना रहा था, उसने अचानक एक परिचित आकृति देखी, ललिता शर्मा। इसके बाद उसने हवाशिया अभियान टीम के अन्य सदस्यों को एक एक करके देखा और ग्रेट हार्मनी देश के उन घृणित लोगों को भी। कप्तान कछुआ क्षेत्र एशिरो सबसे तेज भाग रहा था। उसने अपनी बंदूक खो दी थी और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सब कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। हालांकि कप्तान विक्रम का कोई निशान नहीं था। चू फैंग ने भौहें सिकोड़ लीं। वे यहाँ क्यों भाग रहे हैं? कप्तान विक्रम कहाँ है? कोई भी, अगर वह अपने दिमाग में आकाश सनाद राक्षस पर्वत के बारे में सोचता, चाहे वह किसी भी दिशा में गया हो, अंततः इस स्थान पर पहुंच जाता। संभावना थी कि टीम में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आकाश सनाद राक्षस पर्वत में रुचि रखता था, इसलिए अनजाने में वे यहाँ आ गए थे। चूंकि उनमें हवाशिया अभियान टीम के लोग थे, चू फैंग स्वाभाविक रूप से उन्हें मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। अपने पैरों की हल्की थपकी के साथ वह एक तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति एक साधारण सी ग्रेड मार्शल कलाकार से कहीं अधिक तेज थी। इस बार आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से उसकी टांगों में डाल दी गई थी। चू फैंग को जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। यह मजबूत शारीरिक गठन का एक लाभ था। वह ललिता शर्मा और अन्य लोगों की ओर आ रहा था। जब वह करीब पहुंचा तब चू फैंग ये पहचान सका कि ग्रे धुंध क्या थी। वह सुखद रूप से हैरान था। यह एक निगलन दुर्स्वप्न जानवर है। यह एक अत्यंत दुर्लभ जानवर, निगलन दुर्स्वप्न जानवर द्वारा उत्सर्जित धुंध थी। निगलन दुर्स्वप्न जानवर एक रूपहीन क्रूर जानवर था। धुंध उसके शरीर के बराबर थी। ये भ्रम का उपयोग करके हमला कर सकता था, लोगों को सपनों में लुभाकर और उन्हें अनजाने में उनके सपनों में मरने का कारण बन सकता था। इसके हमले अत्यंत विचित्र थे। पिछले जीवन में कई लोगों ने निगलन दुर्स्वप्न जानवर को अपने पालतू जानवर के रूप में रखने की इच्छा की थी। कल्पना करें, अगर युद्ध के बीच में निगलन दुर्स्वप्न जानवर एक भ्रम हमले का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी को एक पल के लिए भी झिझकने पर मजबूर कर सकता था, तो ये स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त होगा। सबसे सामान्य निगलन दुर्स्वप्न जानवर एक बी ग्रेड जानवर था और यह अत्यंत दुर्लभ था। यहाँ तक कि A+ ग्रेड विशेषज्ञ के लिए भी इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। सामने वाला निगलन दुर्स्वप्न जानवर द्वारा उत्सर्जित धुंध केवल ग्रे थी। इसका मतलब था कि इसकी क्षमता औसत थी, केवल बी ग्रेड जानवर के बराबर। किंवदंती थी कि निगलन दुर्स्वप्न जानवरों में एक प्रकार का निगलन दुर्स्वप्न जानवर था जो एस ग्रेड तक बढ़ सकता था। इसके द्वारा उत्सर्जित धुंध स्याही की तरह काली थी। एस ग्रेड विशेषज्ञ के लिए यह ऐसी चीज थी जो केवल भाग्य से प्राप्त हो सकती थी। चू फैंग को यह अफसोसजनक लगा। दुर्भाग्य से पृथ्वी पर वापस उसने विविध वस्तु स्वर्ण रैंकिंग सूची पर कुछ पालतू जानवर गेंदों के लिए विनिमय नहीं किया था, वरना वह आज एक को पकड़ सकता था। निगलन दुर्स्वप्न जानवरों की विशेष विशेषताओं के साथ चू फैंग को एक और रैंकिंग सूची में जगह बनाने का भी भरोसा था। वह पालतू जानवर स्वर्ण रैंकिंग सूची पर एकमात्र दैवीय ग्रेड पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता था। जल्द ही चू फैंग ग्रे धुंध के और करीब पहुंच गया। अब वह और स्पष्ट रूप से देख सकता था। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उन्हें दो अलग अलग टीमों में बांटा जा सकता था। सबसे आगे कप्तान कछुआ क्षेत्र एशिरो था, जो सबसे तेज भागा था। वह ग्रेट हार्मनी देश के सैनिकों से भी घिरा हुआ था। ग्रेट हार्मनी देश के कुछ बचे हुए शोधकर्ताओं को बस उनके द्वारा छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर थे और तेज नहीं भाग सकते थे। जान बचाने के लिए भागते समय ग्रेट हार्मनी देश के सैनिकों ने उनकी परवाह नहीं की थी। दूसरी ओर चीजें अलग थीं। हवाशिया अभियान टीम के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा हो गए थे और एक तंगगोला बना लिया था। शोधकर्ता अंदर थे और पूरी तरह से हथियारबंद सैनिक बाहर थे। सब एक साथ चल रहे थे, किसी को भी छोड़ा नहीं गया था। जब ग्रे धुंध पास आई तो सैनिकों ने अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड, आगजनी बम और अन्य हथियार निकाले और उन्हें ग्रे धुंध पर फेंक दिया। ग्रे धुंध को विस्फोटों और आग से ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वे मेहनत से एकत्रित ग्रे धुंध को नुकसान पहुंचाते थे। इस प्रकार हवाशिया अभियान टीम किसी तरह टिक पाए। हालांकि सैनिकों के पास अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड और आगजनी बमों की संख्या सीमित थी।
एक बार ये हथियार खत्म हो जाते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वे अपनी गति से बी ग्रेड निगलन दुष्वप्न जानवरों को नहीं भगा सकते थे। इस पल में हवाशिया टीम के एक सैनिक ने कड़वी हंसी हंसी। उसने अचानक अपने बगल के साथियों को देखा और मुस्कुराया। मेरे लिए एक अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड बचा लो। मुझे लगता है कि मैं ग्रे धुंध से दूषित हो गया हूँ। मुझे भ्रम हो रहा है। मुझे डर है कि मैं अब और टिक नहीं पाऊंगा। सैनिक के दृढ़ चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। इस पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसने पृथ्वी पर अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों को देख लिया हो। दुर्भाग्य से वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। वह केवल अपने अक्षम शरीर का उपयोग करके अपने साथियों के लिए जीवित रहने का एक मौका लड़ सकता था। भाई लियू मिंग, नहीं, टिके रहो। टीम में ललिता शर्मा अनियंत्रित रूप से रोने लगी। पूरे रास्ते भागते समय उन्हें बचाने के लिए इन हवाशिया सैनिकों में से किसी ने भी उन्हें छोड़ा नहीं था। वे कप्तान विक्रम के आदेशों का पालन मृत्यु तक करते थे, यहाँ तक कि अगर उन्हें मरना पड़ता तो वे शोधकर्ताओं के सामने मरना चाहते थे। लियू मिंग नाम के सैनिक ने अपने सफ़ेद दांतों की पंक्ति और 2 गड्ढों को दिखाया जब वह मुस्कुराया। ललिता, अगर तुम इस बार बचकर पृथ्वी पर वापस जा सकती हो तो कृपया मेरे माता पिता और पत्नी को बता देना कि मैं। लियू मिंग ने उन्हें निराश किया है। नहीं, ललिता शर्मा फूट फूट कर रो रही थी। तुम लोग हमारी परवाह मत करो। हम शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं। हम केवल तुम सबको नीचे खींचेंगे। अलग अलग भागो, तुम सब बच निकल सकोगे। पास से अन्य शोधकर्ताओं ने भी इन युवा सैनिकों को दर्द भरी नज़रों से देखा। कौन अपने माता पिता का कीमती बच्चा नहीं था? वे भी इंसान थे, और सामान्य रूप से वे केवल अपनी 20वीं या 30वीं में थे। और ये जीवन के सबसे अच्छे वर्ष थे। ललिता सही कह रही है। यहाँ सभी को मरने की जरूरत नहीं है। जब तक हो सके भागो। आगजनी बम और ग्रेनेड हमारे पास छोड़ दो। तुम सब ने पूरे रास्ते हमारी रक्षा की है। इस बार हमारी बारी है। ये केवल उचित है, एक लंबा शोधकर्ता ने लापरवाही से कहा। दूसरी ओर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे कछुआ क्षेत्र एशिरो ने यह सुनकर तिरस्कार भरी हंसी हंसी। मूर्ख हवाशिया लोग इस समय भी नैतिक दायित्वों की बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी अच्छा है कि वे हमारे लिए समय रोक रहे हैं। इसे कचरे का उपयोग माना जा सकता है। जब कछुआ क्षेत्र एशिरो बात कर रहा था, अचानक उसने अपने सामने एक आकृति की चमक महसूस की। ये बहुत तेज थी और वह केवल एक धुंधली छाया देख सका। वह क्या था? कछुआ क्षेत्र एशिरो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। भागना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह आकृति और कोई नहीं बल्कि चू फैंग था। इस पल में ग्रे धुंध लगभग हवाशिया अभियान टीम को पकड़ चुकी थी। लियू मिंग ने सलाह को नजरअंदाज कर दिया था और दृढ़ता से एक अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड पकड़ रखा था। वह ग्रे धुंध में घुसकर इसे विस्फोट करने की तैयारी कर रहा था। ललिता शर्मा और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल को चाकू से काटा जा रहा हो, लेकिन वे असहाय थे। इस पल में सभी को हवा का एक झोंका महसूस हुआ। पलक झपकते ही एक आकृति सैनिक लियू मिंग के सामने पहुंच गई। बिजली की गति से उसने लियू मिंग के हाथों से अत्यधिक विस्फोटक ग्रेनेड, जिसका सेफ्टी पिन पहले ही खींच लिया गया था, छीन लिया और तुरंत उसे दूर फेंक दिया। धम! ग्रेनेड में विस्फोट हो गया। तुम क्या कर रहे हो? ये हमारे पास बचे कुछ ग्रेनेडों में से एक है। लियू मिंग गुस्से में था। उसकी समझदारी धुंधली होने के करीब थी और उसके पास वापस टीम में जाकर एक और ग्रेनेड लेने की ताकत नहीं थी। दूसरे शब्दों में, उसका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। वह निच्छुक था। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे रहते तुम लोगों को मानव बम बनने की जरूरत नहीं है। लियू मिंग के जवाब देने से पहले चू फैंग ने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और उसे लियू मिंग के माथे पर रख दिया। विनाश रक्तरेखा उमड़ पड़ी। चू फैंग की हथेली से एक उमड़ती निगलन ऊर्जा उभरी। अगर चू फैंग चाहता तो वह लियू मिंग को एक पल में चूस कर सुखा सकता था, लेकिन इस बार वह किसी को बचा रहा था। उसे मेहनत से ग्रे धुंध को, जो पहले ही लियू मिंग के दिमाग में घुस चुकी थी, धीरे धीरे अपने शरीर में अवशोषित करना पड़ा। चू फैंग के शरीर में प्रवेश करने वाली ग्रे धुंध एक लहर भी नहीं पैदा कर सकी। ये तुरंत विनाश रक्तरेखा द्वारा सबसे छोटी ऊर्जा इकाइयों में बदल दी गई। जल्द ही लियू मिंग की समझदारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं हवाशिया भीड़ जो थी, वह जो कुछ देख रही थी उससे स्तब्ध थी। मेरे भगवान! लियू मिंग को लगता है ठीक हो गया है। ये बहुत अविश्वसनीय है। यह आकृति कौन है? वह इंसान जैसा दिखता है। ये दृश्य वास्तव में साधारण पृथ्वीवासियों की संज्ञानात्मक सीमाओं को पार कर गया था। ये पीठ का दृश्य बहुत परिचित लगता है। ललिता शर्मा ने अपनी आंखें मलीं। वह उस पीठ के दृश्य से परिचितता का एहसास कर सकती थी, लेकिन इससे पहले कि वह और सोच पाती, ग्रे धुंध अचानक हिंसक रूप से उमड़ पड़ी। ऐसा लगता था जैसे ये गुस्सा हो गया हो। असीमित मात्रा में धुंध चू फैंग की ओर उमड़ पड़ी। स्पष्ट रूप से ये चू फैंग को दखल देने के लिए दोषी ठहरा रही थी। ललिता शर्मा हैरान थी। तुम कोई भी हो, भागो। ग्रे धुंध भयावह है।
हालांकि उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी ही नहीं। ग्रे धुंध में चू फैंग के चेहरे पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभरी। उमड़ती ग्रे धुंध का सामना करते हुए न केवल उसने बचाव नहीं किया, बल्कि उसने दोनों हाथों को बढ़ा दिया। उसने विनाश रक्तरेखा को अधिकतम सक्रिय कर दिया था। काले छिद्र जैसी आकर्षण की एक शक्ति अचानक फट पड़ी। ग्रे धुंध ने खतरे को भांप लिया प्रतीत हुआ और वह भागना चाहती थी। हालांकि उसने महसूस किया कि वह बच नहीं सकती थी। चाहे कितनी भी धुंध हो, चू फैंग ने किसी को भी मना नहीं किया। उसने सबको अवशोषित कर लिया। जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा हुआ कि उसे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए ऊर्जा की कमी थी। इस दृश्य ने उसके पीछे हवाशिया अभियान टीम के सभी लोगों को अवाक कर दिया। ललिता शर्मा ने अपने छोटे मुंह को कसकर ढक लिया। वह अविश्वास में चू फैंग की पीठ को घूर रही थी। वह ग्रे धुंध, जिसने उन्हें मृतंत में धकेल दिया था, इस व्यक्ति से बच भी नहीं सकती थी। इसके अलावा उस व्यक्ति की आवाज़ कुछ परिचित थी। अनजाने में ललिता शर्मा के दिमाग में एक आकृति उभरी। क्या ये वही हो सकता है? टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप अगली कड़ी मिस न करें। आर के सीरीज़ को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।